हेलो फ्रेंड्स, योगा बाय रचना शाह में आप सबका स्वागत है। मैं अभी अभी क्वारंटीन से गुजर चुकी हूँ। आपने अगर मेरा संडे का वीडियो देखा होगा, उसके बाद का भी वीडियो देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि संडे तक मेरा क्वारंटीन पीरियड चल रहा था। कोरोना, आप जानते हो, ये काफ़ी डरावना नाम आजकल लोगों के दिमाग में घूम रहा है, पर मैं हटाना चाहूँगी आप लोगों के डर को। मैं बताना चाहूँगी कोरोना से ऊपर कैसे उठा जा सकता है। जैसे कि मुझे हुआ, मैं क्लास ले रही थी और अचानक मेरे गले में ज़ोर से ऐसे मुझे लगा किसी ने मेरा गला दबोच दिया, किसी ने मेरे गले में लकड़ा मार दिया, कुछ हो गया। अचानक से मेरी आवाज़ बंद हो गई। मुझे लगा ये क्या हुआ। मैं जनरली पानी का ग्लास लेके बैठती हूँ, मैंने पानी पी लिया और मैंने क्लास को कंटिन्यू किया। तो पर मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने गोला खाया था रात को, तो उसकी वजह से मुझे ये गले में कुछ खराश हो गई है और मेरे से बोला नहीं जा रहा। बिकॉज़ जो मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं पोस्ट प्रेगनेंसी अस्थमा से काफ़ी सालों से पीड़ित हूँ, 18 साल से। पर थैंक्स टू योग कि मैं 4-5 साल से इस मेरी जो तकलीफ़ है अस्थमा की, उससे मैं बाहर निकल चुकी हूँ और मुझे काफ़ी सालों से इन्हेलर लेने की या नेबुलाइज़र लेने की ज़रूरत भी आज तक नहीं पड़ी है। योग करने से, प्राणायाम करने से मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। पर उस दिन मुझे लगा कि मैं जनरली दिवाली से लेकर होली तक ठंडी चीज़ें अवॉइड करती हूँ। कुछ चीज़ों का परहेज़ हमें रखना पड़ता है तो ही हमारा स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। तो मुझे लगा, रात को मैंने गोला खाया था, मुझे लगा शायद गोला खाने की वजह से मेरे गले में खराश आ गई। उसके बाद फैमिली मेम्बर्स बहुत सारे डॉक्टर हैं, तो उनकी सलाह से मैंने एक एंटीबायोटिक का कोर्स कर लिया कि चलो भाई, गले में दर्द हो रहा है और तुझे लग रहा है कि गोला खाने से हुआ है, तो मैंने एंटीबायोटिक का कोर्स कर लिया। एक दिन निकल गया तो मुझे लगा कि नहीं, ये तो कुछ गड़बड़ है। फिर उसी दिन होली का दहन का पीरियड था, तो होली दहन करने के लिए मैं रात को गई और जैसे हम जानते हैं होलिका के हम 7 फेरे लगाते हैं, उसकी अग्नि को सेकते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर जो भी कुछ कफ इकट्ठा होता है हेमंत और शिशिर में, तो ये वसंत में जो कफ, मैं आयुर्वेद के हिसाब से बताना चाहूँगी कि दिनचर्या और ऋतुचर्या को अगर हम फॉलो करें तो वसंत में, मैंने पहले वीडियो में भी बताया हुआ है कि वसंत में आपका कफ अलग होता है। मतलब कफ छूटो पड़े, जैसे गुजराती में बोलते हैं, तो हिंदी में बोलते हैं, वो कफ आपके शरीर से बाहर निकलता है, वो विष निकलता है। तो इसीलिए मैंने लास्ट पूरा मंथ डिटॉक्सिफिकेशन का क्लास लिया था, क्योंकि उसी दौरान हमें बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना होता है। तो उसी दिन मैंने अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी किया था और मैंने सबको नसीहत देती हूँ कि प्लीज़ जिस दिन भी आप अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करें, उस दिन आप अपने आप को अच्छे से मेंटेन करें, आप ज़्यादा लोगों के पास ना जाए, क्योंकि आपकी बॉडी उस दिन के लिए काफ़ी कुछ सेंसिटिव बन जाती है। पर जैसे कि मैं रेगुलर करती हूँ, मैंने सोचा मुझे क्या होगा, तो मैं होलिका दहन में गई। वहाँ पे मुझे काफ़ी कुछ ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हुई फर्स्ट टाइम। पूरी रात, काफ़ी सालों के बाद मैंने पूरी रात बैठ के निकाली। जनरली ये पीरियड मेरा 5 साल पहले का था, जब रेगुलरली जब डबल सीज़न होता है, वसंत का आगमन होता है, पोलन का आगमन होता है, जब गर्मियाँ ख़त्म होके बारिश शुरू होती है, हर वो ऋतु परिवर्तन में मुझे ये अटैक ज़्यादातर होते हैं और फिर वो लंबे चलते हैं। रातों की रात मैं बैठ के अपनी नींद पूरी करती हूँ। वो पूरी रात मैंने बैठ के निकाली। सुबह जब मेरे घर वाले डॉक्टर हैं, उनसे बात हुई, उन्होंने बताया, नहीं रचना, दिस इज़ समथिंग डिफरेंट, जस्ट चेक, गो एंड चेक योर सेल्फ। मैंने टेस्ट बनवाया, RT-PCR करवाया, दैट वॉज पॉजिटिव। मैं थोड़ा सा 2 मिनट के लिए हिचकिचा गई कि कोरोना, और मुझे इतने साल से मैं योगा कर रही हूँ, प्राणायाम कर रही हूँ, मुझे कैसे कोरोना आ गया। फिर भी मैंने सोचा चलो, सो मस्ट गो ऑन। सबको होता है, इतने सारे लोगों को मिलना होता है, इतने सारे लोगों से हमारी बातें होती रहती है, घर वाले भी सब बाहर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं से ये तो आना था और लाइफ में एक बार इसको शायद फेस करना तो लिखा होगा। और जैसे कि मैंने हमेशा बताया है कि मैं अपने क्लास में भी बोलती हूँ और मेरे लेक्चर्स में भी, कि भगवान मुझे हर चीज़ शायद इसीलिए देता है कि मैं उसके ऊपर उठूं और मैं अपने आप को और भी ज़्यादा मजबूत बना के बाहर निकलूं। जैसे सोना
और लोहा गर्म में से होके अग्नि में से तप के निकलता है, वैसे हमेशा भगवान मुझे हर कुछ टाइम के बाद कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी देता है कि तू इसको चैलेंज ले और तू इसमें से बाहर निकल के दिखा और लोगों के लिए एक ऐसी मिसाल बन कि ये हो सकता है, इससे कुछ भी नहीं होता। और मैंने अपने योग क्लास चालू रखे और 3 दिन मैंने अपने योग क्लास भी चालू रखे। मैंने अपना घर का रूटीन काम, खाना पकाना, सब कुछ मैंने चालू रखा। मैंने किसी को पता भी नहीं चलने दिया, मेरे किसी स्टूडेंट को भी नहीं पता था कि मुझे कोरोना है। इतनी मैं ज़्यादा पॉजिटिव थी और हमेशा से मैं अपनी लाइफ में पॉजिटिव रही हूँ। और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, थोड़ी सी थकान हो रही है, चलो थोड़ा रेस्ट कर लिया जाए। सब ने बोला अब योगा थोड़े टाइम बंद कर ले, ऑनलाइन क्लास से 1-2 दिन की छुट्टी ले ले। मैंने 1-2 दिन की छुट्टी क्या ली और मैं फंस गई, क्योंकि कोरोना शारीरिक से ज़्यादा मानसिक लेवल पे इफ़ेक्ट करता है, ये मैं जानती थी। फिर भी मैं मेरे ऊपर वो थोड़ा बहुत हावी हो गया। हालांकि मेरा पूरा परिवार कोरोना की वजह से पॉजिटिव था, तो उनका सपोर्ट था, पर फिर भी मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरा ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है, बिकॉज आई वॉज क्रोनिक पेशेंट ऑफ अस्थमा। और मेरी लड़के के बर्थ के टाइम मेरा पल्स रेट 45 से ऊपर जा ही रहा था। उसके बाद लगातार मैं लो बीपी की पेशेंट हूँ। मेरी पल्स रेट कभी 60-62 से अप नहीं जाती है और हमेशा मेरा बीपी काफ़ी लो रहता है। काफ़ी लो मतलब जो 80 होना चाहिए वो मेरा 60 के आसपास रहता है और 120 होना चाहिए वो मेरा 95-100 के बीच में ही रहता है। पर मैं उसको साथ लेके चलती हूँ। योग प्राणायाम से मैं अपने आप को मेंटेन करती हूँ। पर फिर से मेरा पल्स रेट हो गया 50, जो 18 साल पहले हुआ था वो वापस मुझे हो गया। मैं काफ़ी डर भी गई, पर फिर भी मैंने अपने प्राणायाम को चालू रखा। मैंने प्राणायाम की वीडियो बनाया है, शायद मैंने काफ़ी बार शेयर किया है, आप लोगों ने देखा होगा। उसमें प्राणायाम की एक्सरसाइज है, प्राणायाम की कुछ ऐसे प्राणायाम जो कोरोना के दरमियान आपको करने चाहिए, वो मैंने चालू रखे। गर्म पानी, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी जिसकी मैंने पढ़ाई की थी, वो हर चीज़ को मैंने चालू रखा। मेरी पल्स रेट 50 से ऊपर आ ही नहीं रही थी। मुझे एडवाइस किया गया कि आप जाइए और आप कार्डियोग्राम करवाइए। पूरी रात भी मैं नहीं सो पाई। 2 दिन मेरे ऐसे निकल गए। मुझे लगा नहीं, दिस इज़ नॉट फेयर, रचना ये कभी हो ही नहीं सकता। तू ऐसे पथारी में नहीं, बिस्तर में नहीं पड़ सकती, तू हार हिम्मत नहीं मान सकती, तुझे हॉस्पिटलाइज नहीं होना है और तुझे और कोई ऑक्सीजन भी नहीं लेना है। मेरे लिए सारे इंतज़ाम हो चुके थे, पर सुबह उठ के मैंने वापस अपनी क्लास चालू कर दी। मैंने अनाउंस कर दिया कल से मैं क्लास लूँगी। एवरी डे मैंने और 7 दिन तक क्लास ली। मैंने अपने आप को इससे बाहर निकाला और क्लास लेते समय मुझे पता है मैंने कितनी यातनाएं सही, पर सो मस्ट गो ऑन। मैं हमेशा मेरे हर स्टूडेंट को बोलती हूँ, डर के आगे जीत है, हारो मत, हार को हराओ, हारो मत। और मैंने अपने आप को अंदर से बिल्ड किया। मुझे बहुत अच्छे एक्सपीरियंस नहीं हुए हैं, कई अच्छे बुरे लोगों की पहचान हो गई मुझसे इस दिनों। कई लोगों से बहुत ज़्यादा बातें करती थी, उन लोगों ने सामने तक नहीं देखा। कई ऐसे लोगों से मुझे इतनी सारी हेल्प मिली कि मैं अपने आप को ब्लेस समझ रही थी। मुझे इतने सारे स्टूडेंट्स, इतने सारे मेरे 1000-2000 फॉलोवर्स, मेरे जितने भी पहचान वाले थे और भी फ्रेंड्स से, रिलेटिव्स से, सबकी तरफ से मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। खाना कब बन गया, कब बन के आ गया, मुझे पता नहीं चला। हाँ, फिर भी मैंने अपनी योग क्लास चालू रखी और प्राणायाम को मैंने कंटिन्यू किया। मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे सब उसके साथ थे और उन्होंने भी ये जारी रखा। गर्म पानी लगातार पीना, पानी ज़्यादा मात्रा में पीना, हल्दी वाला पानी पीना, घी और हल्दी को रात को चाट के सो जाना, क्योंकि जो घी है वो अंदर को स्मूथनेस करता है, जो अंदर ड्राइनेस आती है उसको, और हल्दी आप जानते हैं एंटीबैक्टीरियल है, तो उसकी वजह से काफ़ी हद तक मैं तुरंत ठीक हो गई और मेरे योग और प्राणायाम ने मुझे काफ़ी हद तक बचा लिया। तो कह सकते हैं कि इतनी गहरी तकलीफ़ में जाने के बाद, जहाँ तक मुझे याद है कि 50 की पल्स रेट होना मतलब बहुत ज़्यादा डेंजर होना, 50 से भी कम होना, तो
और ऑक्सीजन का लेवल भी मेरा 82 83 होता जा रहा था जब मैं वॉक करती थी, जब मैं ऑक्सीमीटर से नापती थी तब। पर फिर भी कई घर के ही सब डॉक्टर्स है, भैया भाभी बहन बनेवी लड़की जमाई सारे डॉक्टर हैं, उन सब की मदद से भी और सारे फ्रेंड्स रिलेटिव्स और जितने भी लोगों को मैं जानती हूँ उन सब की ब्लेसिंग्स की वजह से मैं आज आपके सामने हूँ। योगा बाय रचना शाह की तरफ से आप सबका तहे दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और मैं बताना चाहती हूँ कि इससे बाहर कैसे निकला जा सकता है, क्या करना चाहिए। एक तो गर्म पानी पीजिए, गर्म पानी में सूंठ डाल के, ड्राई जिंजर डाल के उसकी भांप लीजिए। दूसरा, गर्म पानी में हल्दी और घी हल्का सा डालिए और उससे आप लगातार पीजिए। गुनगुना पानी, गर्म मतलब बहुत ज़्यादा नहीं। रात को ज़रूर से हल्दी को खा के सो जाइए। हो सके उतना आप नींबू का उपयोग कीजिए, उसमें चीनी मत डालिए। जो भी चीज़ कफ करे उससे आप दूर रहिए। दूध और दूध की बनावट दही है उससे आप दूर रहिए, क्योंकि वो कफ करता है। कफ करता हर चीज़ से दूर रहिए। सीजनल फ्रूट्स खाइए, जैसे कि ऑरेंज है और खट्टे साइट्रिक फूड है, अभी शुरू हुए हैं वाटरमेलन, मस्कमेलन मतलब तरबूज, टेटी, पानी वाले सारे फ्रूट्स को अपने डाइट में लीजिए। आपकी सलाइवा कम हो जाती है, मुंह में ड्राइनेस आ जाती है, कुछ भी खाने को मन नहीं करता, पर फिर भी हर 2 घंटे के बाद कुछ ना कुछ मुंह में रखिए और खाते रहिए। लाइट और अपना ऑथेंटिक भोजन लीजिए, जिसको हम बोल सकते हैं दाल चावल सब्जी रोटी और लोकल सब्जियां जो हमारे आसपास उगती है और हमारे आसपास हमें मिलती है, वही सब्जियों का आप सेवन कीजिए। और हो सके उतना लोकल फूड जो आप रेगुलर में खाते हो, हल्का खाना, हल्का खुराक खाइए। खिचड़ी को अपने डाइट में ऐड कीजिए, बहुत सारे वेजिटेबल डाल के सूप लीजिए। और हो सके उतना आप लगातार दिन में 2 टाइम खाइए, 2 टाइम नाश्ता कीजिए, खाने से परहेज मत कीजिए। जितना हो सके उतना पानी पीजिए। डॉक्टरों के द्वारा दी गई हुई दवाओं का अमल कीजिए। विटामिन सी जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है वो आपको ऑरेंज में से मिलता है, नींबू में से मैक्सिमम मिलता है, उसको लीजिए। विटामिन ई जिसकी मात्रा आपके शरीर के लिए ज़रूरी है वो लीजिए। विटामिन जिंक जो आपकी पंपकिन सीड में से मिलता है, कोले के बीज में से, कद्दू में से, पंपकिन सीड, वो भी आप ज़रूर से लीजिए। हो सके उतनी दवाइयाँ जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है वो लीजिए। मुझे कम से कम दवाइयाँ दी गई है, बहुत ज़्यादा मुझे विटामिन की गोलियाँ भी नहीं दी गई है, और ना ही मुझे कुछ और ज़्यादा एक्सेसिव कि भाई ये तो लेना ही है, इतनी सारी दवाइयाँ नहीं। मुझे ऐसी कोई दवाइयाँ, फैबी फ्लू भी मुझे नहीं दी गई है और ना ही कोई इंजेक्शन मुझे लेना पड़ा है। बट सिर्फ और सिर्फ एवरीडे रेगुलर योग एंड प्राणायाम। क्या करना है? सबसे पहले डीप ब्रीदिंग कीजिए। डीप ब्रीदिंग कैसे की जाती है उसका वीडियो मैं कल आपके लिए वापस रखूँगी। डीप ब्रीदिंग कीजिए, हल्के से गहरी सांस, दोनों नोस्ट्रिल को ओपन कीजिए और दोनों नोस्ट्रिल से गहरी सांस लीजिए। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। धीरे से सांस को लीजिए ऊपर अंदर और धीरे से दोनों नोस्ट्रिल से सांस को बाहर निकालिए। डीप ब्रीदिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग कीजिए, हो सके उतना दोनों नोस्ट्रिल से। ऐसे करके सांस कभी मत लीजिए। उसके बाद भस्त्रिका प्राणायाम कीजिए। भस्त्रिका प्राणायाम मतलब आपके लंग्स के दोनों पार्ट में 3 पार्ट है, अपर, लोअर, मिडल और लोअर, और आगे और पीछे दोनों लंग्स के 6 के 6 पार्ट को आपको अच्छे से काम में लेना है। उसके लिए आपको हाथ ऊपर करके सांस लेना है, मुट्ठी बंद करके सांस को छोड़ना है। पर कैसे? सांस लिया और सांस को छोड़ा तो बहुत ज़्यादा जोर से नहीं, स्लोली। कई लोगों में ताकत नहीं होती है, ताकत चली जाती है, कोरोना में थोड़ी वीकनेस भी लगती है, तो उन लोगों के लिए क्या है, खाली हाथ को ऊपर करो, सांस को भरो, फोर्सफुली नाक से बाहर निकालो। याद रखिए, जब भी आप सांस की कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, फोर्सफुली आप अपनी सांस को बाहर निकालते हैं और कपालभाति करते या भस्त्रिका करते, उस टाइम
आपके नोस्ट्रिल में से कुछ छींटे भी बाहर निकलते हैं। तो आपको जब भी ये एक्सरसाइज ख़त्म करने के बाद आपको अपने आसपास की जगह को 100% सैनिटाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जब भी करें, आपकी नोस्ट्रिल में से सांस के साथ कुछ छिद्र से कुछ छोटे छोटे कण बाहर निकलेंगे। हो सकता है वो कोरोना पॉजिटिव के भी हो सकता है। तो आपको जब भी कुछ प्राणायाम करें, एक तो खुली जगह में करें। खुली जगह आपके पास नहीं है तो एक छोटे आप अपने कमरे में अपनी जगह पे बैठ के आराम से आप सुखासन मतलब पलाठी मार के, अर्ध पद्मासन मतलब एक पैर कम से कम ऊपर रख के आप अपने या वज्रासन में भी बैठ सकते हो या पद्मासन में भी बैठ सकते हो। उसके बाद हल्की सी ब्रीदिंग, दोनों नोस्ट्रिल ओपन करके लेंगे और छोड़ेंगे। ब्रीदिंग को लेंगे और छोड़ देंगे एकदम स्लोली। इनहेल और एक्सेल। याद रखिए, जितनी मात्रा में आपको इनहेल करना है उसकी डबल मात्रा में आपको एक्सेल करना है। अगर आप एक काउंट में सांस ले रही है तो सांस छोड़ने की कोशिश आपको 2 काउंट में करनी चाहिए। तो इनहेल कीजिए, एक्सेल डाउन। नॉर्मल ब्रीदिंग हो गया। उसके बाद मैंने आपको बताया भस्त्रिका। भस्त्रिका जनरली ऐसे किया जाता है, पर कोरोना में ताकत कम रहती है तो मैंने आपको बताया हमेशा ये वाले अंगूठा अंदर रखो, क्योंकि ये आपके हेड का पॉइंट है। हेड का सुजोग आपके हाथ पे है, वो फिर कभी उसकी बात करूँगी। ये आपका हेड का पॉइंट है, उसको दबा के यहाँ पे चेस्ट को ओपन रखिए, ऑलवेज स्ट्रेट बैठ के हल्के से आपकी शोल्डर को रोटेट कीजिए और बैठिए। ये नहीं कर सकते, जब भी हाथ को ओपन करना है, लंग्स को ओपन कीजिए, सांस को गहरी लीजिए, रिलैक्स। उसके बाद जितना हो सके आप नॉर्मल ब्रीदिंग वापस कीजिए, आंखें बंद रखिए और अपने पंच महाभूत आपके हाथ पे है, उसको कंट्रोल कीजिए। हथेली को ऊपर की तरफ रखिए नॉर्मल, अपने घुटनों के अंदर, और नॉर्मल शोल्डर भी नॉर्मल। ऐसे बैठने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल बैठिए, एकदम रिलैक्स होगी, एकदम रिलैक्स। मन जितना शांत होगा उतना शरीर शांत होगा, उतना आपका सोल शांत होगा। तो माइंड, बॉडी और सोल का कॉम्बिनेशन है योग और प्राणायाम। तो उसको करते समय हमेशा से एक रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। आपने नॉर्मल ब्रीदिंग कर ली, 2, 5, 10 बार कर लीजिए। उसके बाद आप नॉर्मल रुक जाइए, कीजिए भस्त्रिका जो मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद आप कीजिए कपालभाति। कपालभाति के भी मेरे 3 वीडियोस रखे हुए हैं। मैंने वात, पित्त और कफ, तीनों प्रकृतियां जो है आपकी वो कैसी होनी चाहिए उसकी तो वीडियो है ही मेरे यूट्यूब पे। पर कपालभाति की 3 प्रकृतियों के लिए 3 अलग अलग कपालभाति की क्रिया है, वो वीडियोस को आप फॉलो कीजिए। कई लोग मुझे बोलते हैं कि आप सारे वीडियो यूट्यूब पे रख रहे हो, आपकी अपनी प्राइवेसी जा रही है, आप जो सिखा रहे हैं लोगों तक आराम से पहुंच रहा है। मैंने कोरोना की वीडियो काफ़ी टाइम से रखे हो, करीबन 6-8 महीने हो गए, 1000 से ज़्यादा उसको व्यूज़ मिल चुके। काफ़ी लोग उसे देख रहे हैं, सराह रहे हैं, मुझे फ़ोन कॉल्स भी कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व भी कर रही हूँ। मेरे डिटॉक्सिफिकेशन के जो भी वीडियो है वमन धोती के शायद 3-4 हज़ार के बीच में व्यूज़ है। व्यूज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर वो लोगों के फ़ोन आते हैं मुझे अब्रॉड से, मैम हमने ये किया, अब हम क्या करें, अब हमें क्या प्रिकॉशंस लेना है। मतलब मेरी ये जो आदत है, मेरी जो ये जिद है कि मुझे बहुत सारे लोगों तक योग को पहुंचाना है। यूट्यूब से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला और मुझे किसी चीज़ की भगवान की दया से ज़रूरत नहीं है, पर सिर्फ और सिर्फ सच्चे योग को काफ़ी लोग तक पहुंचाना ज़रूरी है। मेरी क्लास में कितने लोग जुड़ेंगे? एक बैच में 10 से 15, 20, उससे ज़्यादा मैं नहीं ले सकती। तो मैं कितने लोगों को करवा पाऊँगी? एक महीने में 60 लोगों को। पर अगर मेरे यूट्यूब को कई लोगों तक पहुँचेगा तो कितने सारे लोगों तक सच्ची बात पहुँचेगी। तो कपालभाति के मैंने 3 वीडियोज़ रखे हुए हैं, जिसमें वात प्रकृति, पित्त प्रकृति और कफ प्रकृति, तीनों के लिए अलग अलग कपालभाति है। वो कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, वो आप एक बार ज़रूर से फॉलो कर लेना। प्राणायाम के भी मेरे सारे वीडियोस हैं, पर वो गुजराती में है, तो इसलिए अब मैं हिंदी में वापस आपको समझा रही हूँ। पर आप ये याद रखिए कि किसी के साथ ज्ञान बांटने से बढ़ता है, कभी कम नहीं होता है।
मेरे हर स्टूडेंट्स को मैं बोलती हूँ, जितना आपको आता है लोगों को दे दीजिए, खुला हाथ छोड़ दीजिए, भगवान आपको और भी देगा। क्योंकि मेरा तो ये अनुभव है, मैं जितनी भी तकलीफ़ों से गुजरती हूँ, हर बार मुझे एक नई पॉजिटिविटी की सोच आती है, एक नई पॉजिटिव आता है मेरे अंदर, एक नया दिमाग, एक नया पॉजिटिव आइडिया आता है कि मैं लोगों को कैसे अच्छा करूँ, और भी लोगों को। मैंने नए साल में संकल्प लिया है कि मैं 200 लोगों को कम से कम ठीक कर दूँगी। पर यह संकल्प तो अभी 2-3 महीने ख़त्म होते होते ही मेरा ख़त्म हो गया। मुझे करीबन रोज़ 10 से 15 फ़ोन कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स के आते हैं। मैं उनको फ्री में नसीहत देती हूँ, फ्री में ही उनको कहती हूँ क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मेरे कोरोना की प्राणायाम की और एक्सरसाइज की वीडियो ने काफ़ी लोगों को सराहा है और काफ़ी लोगों तक ये पहुँचा भी है। ये बात अलग है कि कई अपनों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया इन माय कोरोना पीरियड, पर उसको भी मैं पीछे छोड़ चुकी हूँ। ज़िंदगी काफ़ी लंबी दी है भगवान ने हमें, काफ़ी आगे बढ़ना है ज़िंदगी में, बहुत कुछ करना है। तो आप देखेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम की एक पोजीशन है द्रोण मुद्रा। वो जो मुद्रा में आपको बैठना है वो भी वीडियोज़ में बताया गया हुआ है। द्रोण मुद्रा में बैठ के आपको अपने पेट से हवा बाहर निकालनी है। जितनी पेट से हवा बाहर निकालोगे उतनी ही जगह आपके फेफड़ों को, आपके लंग्स को, आपके फेफसा को मिलेगी। तो जितनी जगह उसको मिलेगी वो उतना अच्छे से काम करेगा। मैं 1000 बार अपने क्लास में और अपने स्टूडेंट्स को बता चुकी हूँ कि हमारा शरीर कोशों से बना हुआ है, क्योंकि मैंने एनाटॉमी भी पढ़ाया हुआ है, थेरापेटिक योग भी पढ़ाया हुआ है, तो काफ़ी कुछ ये सब छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन मुझे आती है। तो अपना पूरा शरीर सूक्ष्म सेल्स कोश से बना हुआ है, वो हर कोश हमारा फिर से बन सकता है, पर लंग्स के जो वायुकोश है, जो हमारी एवियोली है, जो लंग्स है, वो हमारे उल्टे पेड़ की तरह है। उसकी टहनियों की, उसकी डालियों पे, उसकी शाखाओं के ऊपर छोटे छोटे जो पत्ते के झुंड बने हैं, वैसे ही द्राक्ष का, मतलब कि ग्रेप्स का जो झुमखा बना हुआ है, एक पूरा उसी की तरह हमारे लंग्स है। उसके अगर एवियोली या वायुकोश एक बार सूख गए वो दोबारा नहीं बनते। इसलिए हो सके उतने डीप ब्रीथिंग करो। और आप जानते हो कोरोना लंग्स पे, फेफड़ों पे, आपके फेफड़ों पे ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो कैसे सांस लेना चाहिए उस टाइम, कौन सी प्राणायाम एक्सरसाइज करनी चाहिए, वो वीडियोस तो आपने मेरे देख ही लिए, आपने फॉलो करते ही हो मुझे। पर यहाँ पे मैं आपको कपालभाति के बारे में बताना चाहूँगी कि कपालभाति इज़ 80% ऑफ एक्सलेशन बट इट्स 20% ऑफ इनहेलेशन ऑल्सो। तो आपको सांस छोड़ने पे ध्यान देना है, सांस लेना अपने आप हो जाता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे शुरू हो गए, नहीं। डाइजेस्टिव सिस्टम पे, आपके पाचन तंत्र पे बहुत बुरी तरह प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे आपका समान वायु है, वहाँ पे आपका मणिपुर चक्र है। मेरे चक्रों के बारे में भी मैंने काफ़ी वीडियोज़ रखे, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। कौन सा चक्र कहाँ पे आता है, तो क्या प्रभाव करता है, क्या दुष्प्रभाव करता है, सब कुछ मैंने उसमें बोला हुआ है। तो ऐसे नहीं कि कपालभाति शुरू कर दिया, नहीं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरह से इफेक्ट करता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। कपालभाति करने का भी एक तरीका है, हर प्रकृति वाले की अलग अलग कपालभाति है। कपालभाति का एक मैं बोल सकती हूँ बायो प्रोडक्ट वेट लॉस। आजकल वेट लॉस के लिए लोग उसके पीछे पड़े, नहीं, वो वेट लॉस के लिए नहीं है, वो है हमारे पीनियल ग्लैंड को, हमारे ब्रेन के फ्रंटल लॉब को एक्टिव करने के लिए, जो हमारे ब्रेन के साथ सीधा जुड़ा हुआ है। तो कपालभाति इसलिए करना चाहिए, आपके मूलाधार चक्र पे ऊपर वो टकोरा मारता है, मूलाधार चक्र को एक्टिव करता है, जो 7 चक्र से होते हुए सहस्त्रार चक्र था। इसलिए कपालभाति करना है। वेट लॉस तो मैंने बोला ना, योगा की बाय प्रोडक्ट है, साइड इफेक्ट्स है। जैसे दवाइयाँ की साइड इफेक्ट्स होती है, वैसे योग की साइड इफेक्ट्स है वेट लॉस। वो तो होना ही होना है, क्योंकि आपके इंटरनल ऑर्गन्स पे वो इफेक्ट करता है। बट बशर्ते, शर्त क्या है, आपको अच्छे योग शिक्षक की तरह से करना है, या फिर आपको सांस की लयबद्धता के साथ आपके इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर फोकस करते हुए आंखें बंद रखिए। नहीं कि एक्सरसाइज की तरह शुरू हो गए, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, कभी ये मरोड़ा कभी वो मरोड़ा, नहीं। स्थिरम सुखम आसनम, जो आसन में स्थिर रह के आप सुख की अनुभूति करते हैं वही योग है। जो आपके शरीर और मन को जोड़ के आपको आनंद की अनुभूति देता है, जो आसन में, वही योग है। जो आपके शरीर और मन को जोड़ता है सही मायने में,
वही योग है। तो कपालभाति भी कैसे करना है? एकदम शांति से, एकदम शांति से, शांत चित्त होके सांस को लिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया। बाजू वाले को भी पता नहीं चलना चाहिए कि आप कपालभाति कर रहे हो। सही में ऐसे करना चाहिए, बाजू वाले को भी पता नहीं चलना चाहिए। पर आप लोग तो कैसे, मुंह थोड़ी बनाना है। योग कर रहे हो भाई, जोर जबरदस्ती थोड़ी ना कर रहे हो। मन शांत, शरीर शांत। तो सबसे पहले क्या करना है? नॉर्मल ब्रीदिंग, उसकी एक्सरसाइज कम से कम 5-10 मिनट। फिर भस्त्रिका 2 से 4 मिनट। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, जोर जोर से शुरू मत हो जाना, मैंने बताया वैसे। गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। फिर करना है कपालभाति, 120 स्ट्रोक, 1 सेकंड का 1 स्ट्रोक, सिर्फ 2 मिनट। और आपकी प्रकृति के हिसाब से, जैसे मैंने बताया, आप वो वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग हो गया, भस्त्रिका हो गया, कपालभाति हो गया। उसके बाद जो भी कुछ आपको नाड़ी शुद्धि करना है, नाड़ी शोधन करना है। पर कपालभाति करने के बाद शुद्धि या शोधन की ज़रूरत ज़्यादातर नहीं पड़ती, क्योंकि कपालभाति आपकी चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, दोनों नाड़ियों को शुद्ध कर देता है, उसको एक्टिव कर देता है। फिर भी आप करना चाहे तो लेफ़्ट की प्रणव मुद्रा, लेफ़्ट की वायु मुद्रा और राइट की प्रणव मुद्रा। वायु मतलब 2 अक्षर वायु मुद्रा, प्रणव मतलब 3 अक्षर राइट हैंड। जमणु प्रणव, डाबू वायु, वायु मुद्रा रख दीजिए, राइट की प्रणव मुद्रा। राइट हैंड के थंब से राइट नोस्ट्रिल को दबाइए, लेफ्ट से ही सांस लीजिए, डबल मात्रा में लेफ्ट से ही छोड़िए। हमेशा याद रखिए, जितनी सांस लेते हो उससे डबल मात्रा में आपको सांस को छोड़ना है। लिया और छोड़ दिया। तो लेफ्ट से किया तो चंद्र नाड़ी, मन शांत, शरीर शांत, आपने अपनी चंद्र नाड़ी को एक्टिव किया है। फिर आपको राइट से लेना है ईड़ा नाड़ी को। फिर आपको दोनों फिंगर से लेफ्ट को दबाना है, राइट से लेना है। लिया और छोड़ दिया। इसको कितनी बार करना है आपको? 2 से 5 मिनट। ये चंद्र नाड़ी आपकी हो गई। ये सूर्य नाड़ी, पिंगला नाड़ी, ये गर्म है, ये गर्म छोड़ती है। इसको ज़्यादा एक्टिव मत करो, वरना आप और भी हाइपर हो जाओ, और भी गुस्सा वाले हो जाओ। जो हाई बीपी वाले हैं उनको सूर्य नाड़ी कम करना है, उनको चंद्र नाड़ी को एक्टिव करना है। हाई बीपी वाले संभाल के करें सूर्य नाड़ी। और अभी भी वैसे गर्मी शुरू हो गई है, चंद्र नाड़ी को ज़्यादा एक्टिव कीजिए। लेफ्ट से सांस लीजिए, लेफ्ट से छोड़िए। पर कोरोना में आपको कफ कोल्ड हो जाता है तो दोनों आपकी नोस्ट्रिल चलने चाहिए, क्योंकि कफ कोल्ड में आपको आपके शरीर की गर्मी को बरकरार रखना है, तो आपको सूर्य नाड़ी को भी एक्टिव करना है। फिर आ जाएगा आपका भेदन, चंद्र भेदन, सूर्य भेदन। अगेन राइट से बंद कीजिए, लेफ्ट से सांस लीजिए, राइट से निकालिए, राइट से लीजिए, लेफ्ट से निकालिए। कैसे? फिर से लेफ्ट से लीजिए, राइट से निकालिए, फिर से लेफ्ट से लीजिए, राइट से निकालिए। ये है चंद्र नाड़ी। अब सूर्य नाड़ी भेदन, दोनों फिंगर से लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद करके, बंद करना है, दबाना नहीं है। मैं हमेशा हमारे लेक्चर में बोलती हूँ कि जूस पीते हो तो आप जूस पीते हो तो अगर स्ट्रॉ मुड़ जाता है, क्या जूस अच्छे से आता है? नहीं आता ना। वैसे ही अगर आपकी नाक की भी ये नासिका है तो ये जूस की तरह पाइप है, उसको दबा दिया ऐसे तो कहाँ से सांस आएगी? सिर्फ हल्के से उसको दबाना है, नाक को नहीं दबाना, नोस्ट्रिल को दबाना है, आपके नसकोरे को दबाना है। राइट से सांस लीजिए, लेफ्ट से छोड़िए। हमेशा याद रखिए डबल मात्रा में, एक बार में सांस लिया, 2 काउंट में छोड़ा। राइट से लीजिए, लेफ्ट से निकालिए, राइट से लीजिए, लेफ्ट से निकालिए, राइट से लीजिए और लेफ्ट से धीरे से हल्के से निकालिए। यह है सूर्य नाड़ी भेदन। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। सूर्य नाड़ी भेदन हो गया, चंद्र नाड़ी भेदन हो गया, दोनों की शुद्धि हो गई। हमने कर लिया सबसे पहले नॉर्मल ब्रीदिंग, भस्त्रिका, कपालभाति,
दोनों नाड़ियाँ भी शुद्ध हो गई। नाड़ियाँ सबसे पहले शुद्ध करनी चाहिए, पर उसकी ज़रूरत कपालभाति करनी है इसलिए नहीं पड़ती है। और ज़्यादातर कोरोना के पेशेंट को थकान होती है बहुत ज़्यादा, इसलिए उनको जितना कम हो सके उतना देना चाहिए, कम टाइम में ज़्यादा। जैसे कि पहले ब्रीदिंग कर लिया, फिर भस्त्रिका कर लिया, फिर कपालभाति, उसके बाद अनुलोम विलोम। मैं अनुलोम विलोम को प्राणायाम का राजा बोलती हूँ। जैसे राजा होता है हर चीज़, इससे इतने सारे ढेर सारे रोग आपके दूर होते हैं। आपका HDL, LDL, कोलेस्ट्रॉल लेवल, आपका पूरे शरीर के जितने भी साइकोसोमेटिक मनोशारीरिक रोग होते हैं या शारीरिक रोग होते हैं या मानसिक रोग होते हैं, अनुलोम विलोम सारे रोगों को दूर करता है। भस्त्रिका प्राणायाम है, कपालभाति प्राणायाम, जो हाई BP वाले या हार्ट अटैक वाले लोगों को बहुत ही संभाल के करने चाहिए, बहुत ज़्यादा संभाल के, भस्त्रिका और कपालभाति। पर अनुलोम विलोम ऐसा प्राणायाम जो हर कोई कर सकता है। प्रेग्नेंट लेडी भी कर सकती है उसको, अनुलोम विलोम प्राणायाम को। कपालभाति को प्रेग्नेंट लेडी नहीं कर सकती। आप मेरे सारे वीडियोस को वहाँ फॉलो कर देना यूट्यूब पे, आपको बहुत सारी डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। अभी मैं कोरोना स्पेशल के लिए आई हूँ, तो कोरोना की बात करूँगी। तो अनुलोम विलोम करेंगे, लेफ्ट की वायु मुद्रा, राइट की प्राणव मुद्रा, सांस लेंगे लेफ्ट से 1 2 3 4 5, राइट से निकालेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर से राइट से लेंगे 1 2 3 4 5, लेफ्ट से निकालेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये एक सिस्टम है अनुलोम विलोम की। 5 में सांस लो लेफ्ट से, राइट से 10 में छोड़ दो, फिर से 5 से सांस लो राइट से, लेफ्ट से छोड़ दो। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, मैं एक के बाद एक प्राणायाम की वीडियोस भी आपके लिए रखने वाली हूँ। अब नेक्स्ट, अभी मेरी चक्र की श्रृंखला चल रही थी, उसके पहले डिटॉक्सिफिकेशन चल रहा था, पर बीच में कोरोना की वजह से मैं अब कोरोना के लिए प्राणायाम रख रही हूँ स्पेशल। तो ये जो है अनुलोम विलोम प्राणायाम भी उसमें आएगा, पर अभी आपको कोरोना के लिए करना है अनुलोम विलोम प्राणायाम। उसके बाद आता है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम जनरली आपके दोनों कानों में आपको डालना होता है हाथ, आपके दोनों, आपकी आइस के बीच में आपको यहाँ 3 उंगलियाँ, आपकी आईब्रो पे 1 उंगली रखनी होती है। गहरी सांस लेनी होती है और दांत को बंद करके जोर से आपको बाहर निकाल देना है आपके अंगूठी को 3 बार करने के बाद। पर कोरोना में लोगों की हालत ठीक नहीं होती है, थकान होती है उनको, तो मैं कहना चाहूँगी भ्रामरी प्राणायाम सिर्फ अपने शोल्डर को रोटेट कीजिए, हाथ को खोल दीजिए, हल्के से दोनों हाथ को मोड़ के आपके कान में उंगली डाल दीजिए और करेंगे कोरोना के लिए गहरी सांस। दांत का तो बिसना ही है। 3 बार करने के बाद आपको अपने हाथ को झटके से बाहर निकालना। क्यों, क्या होता है, भ्रामरी प्राणायाम से आपके कान के लेवल में काफ़ी कुछ अंदर जो भी कुछ आपका फ्लूइड है वो बहुत अच्छे से कार्य करता है। भ्रामरी प्राणायाम इज़ वेरी गुड फॉर योर गला, स्वर पेटी जिसको बोल सकते हैं, और आपके कान के रोग के लिए। यहाँ से ऊपर वाले जितने भी रोग हैं, अनिंद्रा, नींद भी कम आती है कोरोना वाले लोगों को, तो अनिंद्रा का रोग जिसको है, मानसिक लेवल का रोग जिसको है, मेंटली डिप्रेशन है, आपको आज के ज़माने में स्ट्रेस इतना है, उन सब के लिए अनुलोम विलोम के बाद भ्रामरी प्राणायाम इज़ द बेस्ट प्राणायाम। जिनको रातों को नींद नहीं आती, इंसोमेनिया का जिनको प्रॉब्लम है, काफ़ी बड़ी उम्र वाले हैं, उनको नींद नहीं आती, रात को ख्याल आते रहते हैं, नींद अच्छे से, उनके लिए भ्रामरी प्राणायाम। गले का काम जिसको ज़्यादा पड़ता है, जैसे कि म्यूज़िक वाले लोग हैं, हमारे जैसे टीचर्स हैं जिनको ज़्यादा बोलना पड़ता है, उनके लिए भ्रामरी प्राणायाम इज़ द बेस्ट। याद शक्ति को बढ़ाता है। ये सारे प्राणायाम के वीडियोस भी मेरे यूट्यूब पे रखे हुए हैं। अभी क्या करना है, कपालभाति किया, अनुलोम विलोम किया, भ्रामरी प्राणायाम किया, उसके बाद ओमकार करना है। ओमकार के तो मैंने बहुत बड़ा वीडियो, अच्छा वाला वीडियो बना के रखा है। एक वीडियो में मैंने अपना पेंटिंग बनाया हुआ है, बिकॉज आई एम काफ़ी कुछ पहले से करती आई हूँ। मैं आई एम आर्ट लवर, पेंटिंग भी मेरा अपना एक हॉबी है, एक शौक़ है।
हालांकि आजकल मैं योग की फील्ड में ज़्यादा आगे जा रही हूँ, मुझे इसमें काफ़ी लोगों तक पहुँचना है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये योग एक ऐसा जरिया है, मैं काफ़ी लोगों को अच्छा कर सकती हूँ, काफ़ी लोगों को हेल्पफुल हो सकती हूँ। अच्छा तो नहीं कर सकती, भगवान ने उसके लिए डॉक्टर को दिया है, पर काफ़ी लोगों को मैं हेल्पफुल हो सकती हूँ। काफ़ी लोगों तक पहुँच के उनकी समस्याओं का समाधान, काउंसलिंग का कोर्स भी किया हुआ है मैंने, तो वो भी मैं उसमें इंक्लूड करके, आयुर्वेद नेचुरोपैथी का भी मास्टर का जो कोर्स किया है वो साथ में इंक्लूड करके मैं लोगों तक पहुंचने की कोशिश करती हूँ, ताकि कई लोगों को मैं उपयोगी हो सकूं। कई लोगों तक जो समस्याएं मैंने अपनी लाइफ में शारीरिक तरह से झेली है उसको मैं भूल के और भी आगे जाके लोग, जैसे कि मैं लोगों को हेल्पफुल हो सकूं। तो उसके लिए योग काफ़ी अच्छा माध्यम है मेरे लिए। तो ओमकार करना है। ओम में क्या है? नाभि में से बोला जाता है, जहाँ ब्रह्मा का वास, जो हमारी सृष्टि का सृजनहार है और हमारा सर्जन भी वहाँ होता है। समान वायु या मणिपुर चक्र वहाँ है। ऊ, जहाँ पे विष्णु का वास है, जो हमारे शरीर का यहाँ से तंत्र चलता है, अपना फेफड़े और लंग्स मतलब जिसको बोलते हैं, या हार्ट जिसको बोलते हैं, वो दोनों यहाँ पे, जो हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन करता है, हमारे पूरे शरीर को चलाता है, यहाँ विष्णु का वास है। ऊ, यहाँ थाइमस ग्लैंड है, और जो हमारी रीढ़ की हड्डियों के बीच में, और उसके आगे आएगा म मतलब थायराइड ग्लैंड, महेश, डिस्ट्रॉयर, ये जनरेटर है, गॉड, मणिपुर चक्र, यहाँ पे पैंक्रियास ग्लैंड, और आती है हमारी किडनी, उसके ऊपर एड्रिनल ग्लैंड, यहाँ पे आते हैं हमारी थाइमस ग्लैंड। ओ ऑपरेटर, डी मतलब डिस्ट्रॉयर, महेश मतलब शंकर भगवान, थायराइड ग्लैंड, म यहाँ से बोला जाता है। तो जब आ बोलते हैं, ऊ बोलते हैं और म बोलते हैं, तो अ उ म आता है। ओम क्या आता है? ओम बोलेंगे, अ उ ये रोज करना है। ओमकार की ध्वनि में इतनी ताकत है कि इसको ब्रह्मनाद भी बोला गया है। ओमकार की ध्वनि में इतनी ताकत है कि पानी में भी वो तरंग पैदा करता है, और वो पानी भी हमारे लिए बहुत अच्छा है। ओमकार में बहुत ज़्यादा ताकत है। ओमकार में बहुत ज़्यादा ताकत है। वो ओमकार आपके शरीर में एक नई चेतना, नई एनर्जी लेके आता है। रोज़ सुबह शाम 6 मिनट के लिए अनुलोम विलोम और 6 मिनट के लिए ओमकार करना चाहिए। उत्कित ओमकार जिसको बोला गया है, जिसमें अ और उ बोला जाता है साथ में, तब वो शारीरिक रूप से हेल्पफुल होता है, और म जहाँ लंबा खींचा जाता है उसको मकार बोला जाता है, वो मानसिक रूप से आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो ओमकार सीखेंगे। ओमकार, ये गहरी सांस, म को लंबा खींचना है। जब म बोलना है, दांत की पंक्ति बंद रखेंगे और जॉलाइन में अच्छे से वाइब्रेशन है। तो आपको ये सारे प्राणायाम एवरीडे करने हैं। साथ में जैसे मैंने पहले बोला वैसे गर्म पानी पीते रहना है, हल्दी वाला पानी, सूंठ वाले पानी से आपको भाप लेनी है। और अब गर्मी की सीज़न शुरू हो गया है, फिर भी आपको हल्दी वाला रात को सोते टाइम हल्दी और घी मिक्स करके पीना है। हो सके डॉक्टर की दवाइयों के साथ हेल्दी फूड खाना खाइए, हेल्दी खाना खाइए, जो लोकल फूड मिलते हैं वही खाइए, फ्रूट्स भी, फल भी जो लोकल मिलते हैं, और ज़्यादातर साइट्रिक और पानी वाले जो वाटरमेलन, मस्कमेलन आजकल मिलते हैं उसको खाइए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मन को मजबूत रखने की। मन की ताकत के आगे कोई नहीं जीत सकता। मन जितना आपका मजबूत होगा उतना ही आप अंदर से अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करेंगे। आपने शायद मेरा डांस का वीडियो देखा होगा जो मैंने क्वारंटाइन के लास्ट वाले दिन में अपने लिए किया था, बिकॉज मुझे लग रहा था कि हाँ, आपने देखा हो उस वीडियो में थोड़ी बहुत थकान मुझे है, पर मुझे लग रहा था क्वारंटाइन वाले लास्ट 2 दिन में मैंने काफ़ी कुछ योग के लिए किया, मेरे स्टूडेंट के साथ भी। पर अभी भी मेरा क्लास में कोरोना के लिए क्लास में चल रहा है, कोरोना के रिलेटेड आसन और कोरोना के रिलेटेड ही प्राणायाम मेडिटेशन रोज चल रहे हैं, क्योंकि कई सारे लोगों को आजकल ज़रूरत है। मेरे कोरोना के वीडियोस को कई लोगों ने सराहा है, आप भी देख सकते हैं। और मैंने इसलिए वो डांस रखा था कि डर के आगे जीत है।
कोरोना है तो जीवन में कुछ भी समाप्त नहीं है। एक नई ज़िंदगी, एक नई शुरुआत, और बिना कुछ डरे, बिना लोगों की बातों में आए, आप अपने आप पे विश्वास रखिए, अपने घर वालों पे विश्वास रखिए, अपने डॉक्टर पे विश्वास रखिए और अच्छा खाना खाइए, अच्छी सोच रखिए। बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ डर के आगे जीत है। बी कॉन्फिडेंट। आप अगर कॉन्फिडेंट है तो पूरी दुनिया आपके सामने कुछ नहीं है। हाँ, पर स्वाभिमान, कॉन्फिडेंट और अभिमान में फ़र्क है, उसको अच्छे से याद रखिए। वो जो छोटी सी भेद रेखा है उसको याद रखते हुए आप जितने पोलाइट होकर रहोगे उतने आप लाइफ में बहुत कुछ पाओगे। जैसे कि मैंने बहुत सारे लोगों से ब्लेसिंग पाई, बहुत सारे लोगों से मैंने अच्छी शुभकामनाएं पाई, नेगेटिविटी को मैंने छोड़ दिया पीछे और पॉजिटिविटी को लेके मैं आगे चल रही हूँ। तो आप सबका फिर से योगा बाय रचना शाह की तरफ से फिर से तहे दिल से शुक्रिया, जिन्होंने मुझे बहुत सारा सपोर्ट दिया, बहुत सारा साथ दिया मेरे कोरोना की फ़ाइट में। उससे लड़ने के लिए मुझे बहुत सारा साथ और सहकार दिया, और जुड़े रहेंगे इसी तरह योगा बाय रचना के साथ। थैंक यू सो मच।